हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स पर। मेरा नाम है अरुण और हम लोग बात कर रहे हैं कक्षा 11वीं के हिंदी माध्यम के गणित के बारे में। चलिए आज हम लोग बात करेंगे विविध प्रश्नावली या विविध उदाहरण के बारे में। लेकिन आप सभी बच्चों को एक बात वैसे भी पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आप सभी की जो पूरी पढ़ाई है, जो स्कूली शिक्षा की पढ़ाई है, उसे पूरी तरह से मुफ्त पढ़ाता है। आप जो भी वीडियो अभी देख रहे हैं, इसके पहले आपने जो भी देखे और इसके बाद आप जो भी वीडियो देखेंगे, वो पूरी तरह से आप सभी बच्चों के लिए मुफ्त होंगे। आपको इसके लिए कहीं पर कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए शुरुआत करते हैं आज की कहानी की। बात करेंगे विविध उदाहरणों पे। विविध उदाहरण या विविध प्रश्नावली किसी भी अध्याय की पूरा निचोड़ होता है, मतलब उसमें आपको सारे सवाल मिल जाएंगे जो अध्याय में आपको पढ़ाया गया है उससे रिलेटेड, और उसके अलावा कुछ ऐसे सवाल भी मिलेंगे जो आपके दिमाग को थोड़ा सा परेशान करेंगे। कोई मेरा यकीन मानिए, गणित में जितना दिमाग परेशान होता है उतना ही ज़्यादा दिमाग स्ट्रांग होता है। चलिए बात करते हैं वन बाय वन सारे सवालों की। पहला सवाल है कि दिखाइए कि शब्द कैटरैक्ट के वर्ण विन्यास के अक्षरों का समुच्चय, वर्ण विन्यास मतलब इन शब्दों को अलग अलग करके समुच्चय बना दो, तथा शब्द ट्रैक्ट के वर्ण विन्यासों के अक्षरों का समुच्चय समान है। तो कुछ नहीं करना, अपन ने ए बनाया, कैटरैक्ट के विन्यासों का समुच्चय, तो सी मिलेगा, उसमें ए मिलेगा, ठीक है, टी मिलेगा, ए नहीं मिलेगा फिर से क्योंकि ए आ चुका है, आर मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, फिर ए सी टी पहले ही आ चुके हैं यहाँ पर। ये बी के बारे में बात करें, बी समुच्चय इसका है, ट्रैक का, ट्रैक्ट, तो टी लिखा अपन ने, बिल्कुल लिखा, आर लिखा, फिर बिल्कुल लिखा, ए लिखा, बिल्कुल लिखा, सी लिखा, उसके बाद टी लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। दोनों बराबर हैं, बिल्कुल बराबर है यार, सी सी, ए टी टी, आर आर, दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, दोनों समान है, बिल्कुल समुच्चय समान है। समुच्चय -1, 0 और 1 के सभी उप समुच्चयों की सूची बनाइए। तो आपको उप समुच्चयों की सूची बनाना है, तो सबसे पहले किसी भी समुच्चय के दो उप समुच्चय तो आप आंख बंद करके लिख दो। पहला तो रिक्त समुच्चय, दूसरा वो समुच्चय खुद, तो -1, 0 और 1, तो एक समुच्चय तो ये खुद, किसी भी समुच्चय के दो उप समुच्चय हमेशा हो जाएंगे, एक तो रिक्त समुच्चय और वो समुच्चय खुद। बस एक समुच्चय ऐसा है जिसका सिर्फ एक उप समुच्चय होता है, वो है रिक्त समुच्चय, बाकी हर समुच्चय के दो उप समुच्चय तो होते ही होते हैं। उसके बाद अगला समुच्चय क्या होगा सर, तो अगले में आप काम कीजिए, सारे जो अवयव हैं उनको एक एक बार लिख दीजिए, 0 और -1, तीनों अवयवों को एक बार लिख दिया, एक ये उप समुच्चय हो गया। और क्या बन जाएगा, अब आप अवयवों को दो बार लिख दीजिए, दो बार मतलब -1 0 को ले लिया एक साथ, फिर 0 1 को ले लिया एक साथ, बिल्कुल, फिर -1 और 1 को ले लिया एक साथ। ये सारे के सारे अवयव या सारे के सारे जो समुच्चय है वो सूचीबद्ध हो चुके हैं। कितने उप समुच्चय आए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो टोटल 8 उप समुच्चय है। ये हम कैसे पता कर सकते हैं, तो सीधी सीधी बात है, किसी भी समुच्चय के अंदर अगर 3 अवयव हैं तो 2 की घात 3 उसके उप समुच्चय होंगे, मतलब 8। किसी समुच्चय के अंदर अगर n अवयव हैं तो 2 की घात n उप समुच्चयों की संख्या होगी। अगर इन उप समुच्चयों का समुच्चय बना दिया जाए तो उसे घात समुच्चय कहते हैं, ये भी हमें पता है। खैर हम अभी उस पर नहीं जा रहे, सवाल आएगा तो जरूर बात करेंगे। अगले सवाल के बारे में बात करते हैं जो कि हमें यहां पर दिया गया है। सिद्ध कीजिए कि A यूनियन B अगर A इंटरसेक्शन B के बराबर है। आपको यह बताना है कि अगर A और B का सम्मिलन A और B के सर्वनिष्ठ के बराबर है तो A और B बराबर है। तो देखो यार, अपन वेन आरेख बनाने की कोशिश करते हैं। ये A है और ये B है। A और B हमारे सामने कुछ इस तरह से दो समुच्चय दिए गए हैं। A और B आपके सामने, यहां पर A समुच्चय ऐसा, B समुच्चय ऐसा, यहां पर भी बना लेते हैं, A समुच्चय ऐसा, B समुच्चय ऐसा। A सम्मिलन B से आपका तात्पर्य क्या होगा, A सम्मिलन B से ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है वो A सम्मिलन B का है। ये जो पूरा क्षेत्र है ये A सम्मिलन B है। A सर्वनिष्ठ B कब हो सकता है, तो A सर्वनिष्ठ B का मतलब इतना सा क्षेत्र है।
और अगर ये दोनों बराबर दिए तो ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं? सबसे जरूरी बात है कि ये दोनों बराबर कैसे हो सकते हैं। तो अब देखना, मैं आपको इसको लिखने का तरीका बताता हूं। मतलब दिमाग तो मतलब सही सही बात तो ऐसी है कि यहां पर ये चीज हम जो देख रहे हैं वो काम नहीं कर रही। अच्छा, मान लीजिए एक x नाम का अवयव है जो a सम्मिलन b के अंदर है। एक x नाम का अवयव है जो a सम्मिलन b के अंदर दिया गया है। अब चूंकि a सम्मिलन b बराबर है तो ये x नाम का अवयव a और a सर्वनिष्ठ b के अंदर भी होना चाहिए। x नाम का एक अवयव है जो a सम्मिलन b में है। अब चूंकि a सम्मिलन b बराबर है तो वो अवयव a सर्वनिष्ठ b में भी होना चाहिए, चूंकि दोनों बराबर हैं। अच्छा, a सम्मिलन b का जो अवयव है, अभी ध्यान देना, ठीक है, यहां से ये बात थोड़ी सी और आप समझोगे। x a में होना चाहिए या फिर b में होना चाहिए। मतलब अगर कोई चीज a सम्मिलन b में है, मतलब या तो वो a में है या b में है, तभी जाके a सम्मिलन b में आई, ठीक है। अच्छा, x अगर a सर्वनिष्ठ b में है तो वो x a में भी होना चाहिए और b में भी होना चाहिए। अब देखो, यहां से बात आ रही है कि x या तो a में रहे या b में रहे। यहां से बात आ रही है कि x a और b दोनों में रहे, तो सीधी सीधी बात है कि x a और b दोनों में होना चाहिए। तो जो x है यहां से हम लिख सकते हैं कि अतः जो x है वो a में भी रहना चाहिए एवं b में भी रहना चाहिए। अब ऐसे जितने भी a के अवयव होंगे वो b में भी होंगे, सीधी सीधी बात है। जो b के अवयव होंगे वो a के भी होंगे। इसको उल्टा करके भी लिख दो ऐसा कुछ, जो b का अवयव है वो a में भी होना चाहिए फिर तो यहां से बोल सकते हैं कि a बराबर b होना चाहिए, क्योंकि a और b के सारे अवयव आपस में बराबर हैं। बस इतनी सी बात है। चलिए आगे बढ़ा जाए अगले सवाल की तरफ। समुच्चयों a और b के लिए सिद्ध कीजिए p a सर्वनिष्ठ b p a p b। मतलब ये क्या है? p का मतलब घात समुच्चय, तो a सर्वनिष्ठ b का घात समुच्चय a का घात समुच्चय और b के घात समुच्चय का सर्वनिष्ठ होना चाहिए। तो सिंपल सी जो अपन ने अभी कहानी करी ना, ये सवाल थोड़ा टेढ़ा है। समझने के लिए ऐसा समझो कि आपको ये बोला गया है कि a और b नाम के दो अलग अलग समुच्चय हैं, इन दोनों का सर्वनिष्ठ लेने के बाद उसका घात समुच्चय बनाया जाए। उसके बाद आप a का घात समुच्चय बनाओ और b का घात समुच्चय बनाओ। अब जो मैं करने जा रहा हूं, अगर वो बात आपको समझ में नहीं आती है तो आप सीधा सीधा a और b नाम के दो समुच्चय भी ले सकते हैं। आपने a नाम का समुच्चय ले लिया, मान लीजिए 1 2 3 4 या 1 2 3, घात समुच्चय बनाना लंबा हो जाएगा। b नाम का समुच्चय ले लिया 2 3 4। अब उसके बाद आपने इन दोनों का सर्वनिष्ठ लेकर उसका घात समुच्चय बनाया। घात समुच्चय कैसे बनाएंगे? जितने भी उप समुच्चय हैं उन सभी का समुच्चय घात समुच्चय होता है। अच्छा चलिए ठीक है, काम करते हैं। हम मान लेते हैं एक अवयव x है जो a सर्वनिष्ठ b में है ना। अपन ने क्या कहा कि एक अवयव है x जो a सर्वनिष्ठ b में है, या फिर मैं इसको कह देता हूं कि वो अवयव जो है वो a या b दोनों के अंदर है, मतलब a और b के घात समुच्चय के अंदर है। मतलब एक समुच्चय होगा, घात समुच्चय क्या है? समुच्चयों का समुच्चय। तो x क्या होना चाहिए? एक समुच्चय जो किसमें है? a में, और b का जो सर्वनिष्ठ का घात समुच्चय बनाया गया उसी के अंदर। तो सीधी सीधी बात तो ऐसी है ना कि ये x a या b दोनों के घात समुच्चय के अंदर होना चाहिए। मतलब x या तो a सर्वनिष्ठ b में होना चाहिए, मतलब अगर a सर्वनिष्ठ b का एक अवयव है तो या तो वो a के घात समुच्चय के अंदर होना चाहिए या b के घात समुच्चय के अंदर होना चाहिए। क्या इतनी बात क्लियर है? या फिर ऐसे मानो कि जैसे मान लीजिए x नाम का एक अवयव है जो a और b के सर्वनिष्ठ के घात समुच्चय के अंदर है। ये a और b का सर्वनिष्ठ, इसके घात समुच्चय के अंदर x नाम का एक अवयव है। अब चूंकि घात समुच्चय घात या समुच्चयों का समुच्चय होता है तो x एक समुच्चय है। तो क्या यहां से कहा जा सकता है कि ये जो घात समुच्चय है ये a या b दोनों में से किसी एक की मदद से आएगा? यही होगा
कि या तो ये ए के अंदर हो सकता है या बी के अंदर हो सकता है। मतलब मैं सीधा सीधा ऐसे कह सकता हूं ना कि ये एक उपसमुच्चय होगा। किसका उपसमुच्चय होगा? ए सम्मिलन बी के घात समुच्चय का। हाँ, ऐसा कह सकते हैं। अगर ऐसा कहना संभव है, बिल्कुल कह सकते हैं। ठीक है, दूसरा मान लेते हैं एक y नाम का अवयव है जो a के अंदर है, मतलब जो a के घात समुच्चय से आया। z नाम का अवयव है जो b के घात समुच्चय से आया, है ना। अब देखिए, अगर आप इन दोनों का सर्वनिष्ठ लेंगे, a के घात समुच्चय का अवयव और b के घात समुच्चय का अवयव, अगर आप इन दोनों का सर्वनिष्ठ लेंगे तो आपको वही अवयव मिलेंगे जो यहां पर है। तो सीधा सीधा यहां से लिख सकते हैं कि ये इसके बराबर है, ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। या दूसरा तरीका, आप सिंपल सा ए को मान लीजिए, मतलब इसको ऐसे सिद्ध कर सकते हैं, उदाहरण की मतलब सीधी सीधी बात है। ए को मान लीजिए 1 2 3, इसके घात समुच्चय बनाइए। बी को मान लीजिए 2 3 4। पहले इन दोनों का सर्वनिष्ठ लीजिए, 2 और 3 मिलेगा। उसके बाद इन दोनों का घात समुच्चय निकालिए सर्वनिष्ठ का, जो कि ये वाली चीज हो जाएगी। उसके अलावा इसका घात समुच्चय, इसका घात समुच्चय निकाल के सर्वनिष्ठ निकाल लीजिए। चलिए सर, आगे बढ़ा जाए। एक बाजार अनुसंधानों समूह ने 1000 उपभोक्ताओं का सर्वेक्षण किया, ठीक है, और सूचित किया कि 720 उपभोक्ता ने उत्पाद ए तथा 450 उपभोक्ता ने उत्पाद बी पसंद किया है। दोनों उत्पादकों को पसंद करने वाले उपभोक्ताओं की न्यूनतम संख्या क्या है? अब न्यूनतम संख्या का मतलब क्या होता है? देखो, 1 बाय 1 अपन बात करते हैं सीधी सीधी, है ना। तो देखो, आपने माना कि 1000 लोगों पे सर्वे किया गया है ना। तो ये टोटल व्यक्ति कितने, जो 1000 हैं, ठीक है। मान लेते हैं ए व्यक्ति वो है जो उत्पाद ए को पसंद करते हैं, मतलब वो समुच्चय जिसमें उत्पाद ए को पसंद करने वाले व्यक्ति हैं। तो उनका जो समुच्चय है उसको अपन ने ए बोला, इसके अंदर 720 व्यक्ति हैं, और उस समुच्चय के अंदर जिसको उत्पाद बी पसंद करते हैं उसके अंदर 450 व्यक्ति है। ऐसा ठीक है? हाँ। क्या मुझे वो चीज पता करनी है कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ए और बी दोनों को पसंद करते हैं? तो मुझे ये चीज नहीं पता। ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ए अथवा ए साथ ही साथ बी दोनों को पसंद करते हैं, नहीं पता। ना ही मुझे ये पता है कि ऐसे व्यक्ति जो ए और बी दोनों में से किसी एक को पसंद करते हैं, ये भी नहीं पता। कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान से सुनना, ये तो चीज आपको पता है कि ए अथवा बी को पसंद करने वाले व्यक्ति, ए को पसंद करने वाले व्यक्ति प्लस बी को पसंद करने वाले व्यक्ति माइनस ए सर्वनिष्ठ बी, मतलब दोनों को पसंद करने वाले व्यक्ति। तो ए अथवा बी को पसंद करने वाले व्यक्ति नहीं पता। ए को पसंद करने वाले व्यक्ति 720, बिल्कुल 720। इसको 450, बिल्कुल 450, और ये वाले व्यक्ति भी नहीं पता। तो अब कैसे निकाले? ना तो ये पता है ना वो पता है। कैसे करेंगे इस सवाल को हल? अब तो आपने जो सवाल कराए थे वो बड़े सरल थे, हमने उनको ऐसे चुटकियों में हल कर दिया था। ए सम्मिलन बी टोटल हो गए 1170 माइनस ए सर्वनिष्ठ बी। अब आता है असमीकाओं का खेल, क्योंकि यहां शब्द न्यूनतम प्रयोग किया गया है। जहां न्यूनतम अधिकतम प्रयोग होता है ना अलजेब्रा में, बीजगणित में, वहां असमीकाएं आ ही जाती है। कैलकुलस में तो अवकलन हो जाता है फिर। खैर वो बातें आप 12वीं कक्षा में पढ़ोगे। देखो, ए सम्मिलन बी का मतलब क्या है? ए सम्मिलन बी का मतलब है वो व्यक्ति, सुनना ध्यान से, वो व्यक्ति जो या तो उत्पाद ए को पसंद कर रहे हो या उत्पाद बी को पसंद कर रहे हो। अब वो व्यक्ति जो उत्पाद ए को पसंद कर रहे हो या उत्पाद बी को पसंद कर रहे हो, इन 1000 उपभोक्ताओं में से कोई ना कोई होगा, है ना। क्या ये बात जरूरी है कि ये 1000 उपभोक्ता ए या बी दोनों में से किसी एक को पसंद करे? नहीं। हो सकता है 1000 में से 900 ऐसे व्यक्ति हैं जो ए और बी दोनों को पसंद करे, 100 किसी को पसंद ना करे। तो ए सम्मिलन बी जो है वो 1000 हो सकते हैं,
और 1000 से कम भी हो सकते हैं। क्या ये बात आप लोगों के दिमाग में बैठ चुकी है? ए सम्मिलन बी 1000 हो सकते हैं और 1000 से कम भी हो सकते हैं। 1000 उपभोक्ता थे, उनमें से ए उत्पाद को पसंद करने वाले और बी उत्पाद को पसंद करने वाले हैं, लेकिन ऐसा भी जरूरी नहीं है कि कोई मतलब 1000 के 1000 ए और बी दोनों को पसंद करे। क्या सवाल में यहां कहीं लिखा है कि प्रत्येक उपभोक्ता किसी ना किसी चीज को पसंद करता है? नहीं, मतलब ये 1000 इन दोनों में से किसी एक को पसंद करे ये जरूरी नहीं है। मतलब ए सम्मिलन बी या तो 1000 हो सकता है या फिर उससे कम भी हो सकता है। अब ए सम्मिलन बी तो इतना है, कितना? 1170 माइनस ए सर्वनिष्ठ बी, और ये 1000 को इधर ले आओ, तो एक बात बताओ कितना हुआ? 170 है ना? कितना? 170 ए सर्वनिष्ठ बी से बड़ा है या उससे छोटा है? इतनी सी बात है बस। मतलब न्यूनतम संख्या ए सर्वनिष्ठ बी, मतलब ए और बी दोनों को पसंद करने वाले कितने? 170। न्यूनतम मतलब 170 से बड़ा या उसके बराबर। अधिकतम कितने हो सकते हैं? पता नहीं, अभी उस मामले पर अपन नहीं आते हैं, ठीक है। वैसे ए सर्वनिष्ठ बी के अंदर जो अवयव होंगे वो अधिकतम दोनों में से छोटे समुच्चय के अंदर होंगे। देखिए मैं इस कॉन्सेप्ट को बता भी देता हूं। 720 ऐसे व्यक्ति हैं जो ए को पसंद करते हैं, है ना? 450 व्यक्ति ऐसे हैं जो बी को पसंद करते हैं। अब अगर आपसे सवाल, मतलब ये सवाल तो यहां समाप्त हो चुका, लेकिन अगर आपसे सवाल पूछे कि ऐसे कितने व्यक्ति हैं जो ए सर्वनिष्ठ बी को पसंद करते हैं, मतलब ये किससे छोटे होने चाहिए, तो आप ऐसे नहीं बोल सकते कि 500 हो सकते हैं, 1000 हो सकते हैं। देखिए बी के अंदर 450 व्यक्ति हैं, बी के अंदर 720 व्यक्ति हैं। अगर ए और बी दोनों को पसंद करवाना है तो ये 450 व्यक्ति जो बी में हैं वो ए को पसंद कर सकते हैं मैक्स टू मैक्स। तो यहां पर ये हो सकता है 450 तक। तो ए सर्वनिष्ठ बी जो है ना वो 170 से लेके 450 तक कुछ भी हो सकता है। तो न्यूनतम संख्या क्या है? 170। हमारा जवाब वही है। तो इसका जो आंसर होगा वो 170 होगा, नो डाउट अबाउट इट। पर अधिकतम पूछे तो 450। अगर ए सर्वनिष्ठ बी का अधिकतम पूछा जाए तो दोनों समुच्चयों में जो छोटा है वही अधिकतम है। ए सर्वनिष्ठ बी का अधिकतम कितना? 450। चलिए आगे बढ़ा जाए। 500 कार मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार के, 200 लोग बी प्रकार की कार के तथा 500 लोग दोनों प्रकार की कार के मालिक थे। क्या ये आंकड़े सही है? देख लेते हैं, है ना? 500 मालिकों से पूछताछ करने पर पाया गया कि 400 लोग ए प्रकार की कार के और 200 लोग बी प्रकार की कार के मालिक हैं और 500 लोग दोनों प्रकार की कारों के मालिक हैं। अब चलिए फिर देखते हैं। तो मान लेते हैं ए प्रकार की कार के जो मालिक हैं वो 400 व्यक्ति हैं, बी प्रकार की कार के जो मालिक हैं वो 200 व्यक्ति हैं, ठीक है, और दोनों प्रकार की कारों के जो मालिक हैं वो 500 व्यक्ति हैं, है ना? ठीक है। क्या मैं यहां पे उन मालिकों के बारे में निकाल सकता हूं जिनके पास या तो ए प्रकार की कार है या बी प्रकार की कार है? हाँ बिल्कुल निकाल सकते हैं। सवाल हमारे सामने है, आंकड़े हमारे सामने हैं, तो ए के जोड़ दो, बी में जोड़ दो और उसके बाद इन दोनों में से वो घटा दो चीज जो है हमारे पास। तो सर ये तो 400, ये 200 और ये 500, कुल मिला के आए 100। ये कौन सा है? ए सम्मिलन बी। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, दोनों में से किसी एक कार का मालिक होना 100 लोगों के नसीब में है, दोनों कार का मालिक होना 500 लोगों के नसीब में। यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है? मेरी बात यहां ध्यान से नोट भी कर लेना। ए सम्मिलन बी जो है उसके अंदर जो अवयव हैं वो या तो सर्वनिष्ठ के बराबर हो सकते हैं या सर्वनिष्ठ से बड़े होंगे।
मतलब यूनियन के अंदर के जो अवयव हैं वो इंटरसेक्शन से ज्यादा हो सकते हैं या उसके बराबर हो सकते हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर मैं ए सम्मिलन बी के बारे में बात करता हूं तो मैं ये पूरे कलर के बारे में बात करता हूं। सर्वनिष्ठ में इतना सा कलर आएगा। अब एक बात बताओ, ए या बी दोनों में से किसी एक का होना और दोनों का होना, ज्यादा किसमें अवयव होंगे? दोनों में से किसी एक का होना। तो ये चीज संभव है। अब ए यूनियन बी में तो 100 आ रहे हैं, ठीक है, और ए यूनियन बी में 100 आ रहे हैं। क्या ये 500 से बड़े हैं? नहीं। ए इंटरसेक्शन बी में 500 बोला है, जो दोनों को, जो जिसमें दोनों लोग हैं, मतलब दोनों कारों के मालिक हैं। यूनियन में 100 लोग हैं, संभव नहीं है। अगर संभव नहीं है तो आंकड़े जो है वो गलत है। तो सर ये सवाल गलत है? नहीं, सवाल गलत नहीं है, आंकड़े गलत है। अगर संभव नहीं है तो आंकड़े जो है वो गलत है। ये छोटे छोटे जो पॉइंट्स में यहां लिखा रहा हूं ना, इनको नोट कर लेना यार, ये बहुत ज्यादा काम के ना। ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट मतलब आपको सवाल में इसीलिए दिए हैं, काम में भी बहुत ज्यादा आएंगे। चलिए, एक महाविद्यालय में फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए। यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए मिले तो कितने लोगों को 3 में से, या कितने लोगों को 3 में से ठीक ठीक 2 खेलों के लिए पदक मिले? ये सवाल थोड़ा भारी है ना। अब इस सवाल के भारीपन को समझने के लिए अपन समझते हैं 3 समुच्चयों के बारे में। किनके बारे में? 3 समुच्चयों के बारे में। वो देखो वो कहानी क्या है। तो 3 समुच्चयों के बारे में मैं आपको बताता हूं, क्योंकि यहां फुटबॉल भी दिया है, बास्केटबॉल भी दिया है और क्रिकेट भी दिया है, तो 3 समुच्चय नहीं हो जाएंगे? ऐसा कुछ। तो 1 बाय 1 अपन इनके नाम भी लिख लेते हैं। फुटबॉल, ये फुटबॉल वाला समुच्चय है, ठीक है, और ये बास्केटबॉल वाला समुच्चय है, और ये क्रिकेट वाला है ना। इनको अंग्रेजी में लिख देते हैं अपन, जैसा होता है वैसा, ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा वरना। ये फुटबॉल वाला है। देखो मैं आपको कुछ कुछ क्षेत्र लिख रहा हूं ना, कौन कौन से। ए वाला क्षेत्र ये वाला जो तीनों के अंदर कॉमन है, मतलब जिसमें फुटबॉल भी है, बास्केटबॉल भी और क्रिकेट भी है, मतलब उन व्यक्तियों के पदक जिसमें फुटबॉल भी, जिसको फुटबॉल में भी मिला, बास्केटबॉल में भी और क्रिकेट में भी मिला। अगर मैं यहां बी लिख रहा हूं तो बी का मतलब है फुटबॉल या फुटबॉल और बास्केटबॉल। सी का मतलब होगा, सी वाला जो पदक है वो मिलेगा बास्केटबॉल और क्रिकेट वाले को, ठीक है, और डी वाला जो पदक है वो फुटबॉल और क्रिकेट वाले को। ये जो डी वाला क्षेत्र है वो एफ में और सी दोनों में आया। सी वाला जो है वो सी और बी दोनों में आया। बी वाला है बी और एफ दोनों में आया, ठीक है। तो फुटबॉल के लिए 38, बास्केटबॉल के लिए 15 और क्रिकेट के लिए 20 पदक प्रदान किए गए हैं, ठीक है। यदि ये पदक कुल 58 लोगों को मिले, कितने लोगों को? 58 लोगों को। मतलब ये जो टोटल पदक है, टोटल पदक कितने हो गए देख लो, 38 और 20 58 प्लस 15, तो ये 58 से ज्यादा हो गए, 73 पदक हो गए। अब 73 पदकों को 58 लोगों में बांटना है, ठीक है, और केवल 3 लोगों को तीनों खेलों के लिए पदक मिले। सिर्फ 3 लोग ऐसे हैं जिनको तीनों खेलों के लिए पदक मिले। तो क्या मैं कह दूं ए का मान 3 है? केवल 3 लोग हैं जिनको तीनों खेलों के लिए पदक मिला, तो क्या मैं साफ साफ कह दूं कि ए का मान 3 है? हाँ बिल्कुल, बात तो सही है ना, ठीक है। अच्छा, अब यहां से अपन बात करते हैं कि टोटल 38 पदक फुटबॉल के लिए है, बास्केटबॉल के लिए 15 और 20 पदक क्रिकेट के लिए है। ध्यान से सुनना ये बात पूरी। अच्छा, टोटल पदक जितने भी होंगे उसमें आपको जो निकालना है ना, ठीक ठीक 2 खेलों वाले, ठीक ठीक 2 खेलों वाले, मतलब ये जो बी है ये सिर्फ 2 खेलों में गया है, फुटबॉल बास्केटबॉल। सी जो है वो क्रिकेट और बास्केटबॉल, डी जो है वो फुटबॉल और क्रिकेट। मतलब हमारा जो उद्देश्य है वो बी के साथ, सी के साथ डी निकालने का है ना जी, ठीक है।
अच्छा, कुल पदक कितने हैं ये देख लेते हैं फटाफट फटाफट। तो कुल पदक है 38 तो फुटबॉल में दिए जाएंगे, 15 और 20, है ना। तो कुल पदक हो गए 38 और 20 58, 58 और 10 68 और 5 73। तो कुल पदक 73 है। खिलाड़ी कितने? तो खिलाड़ी हो गए सर 58, है ना। अच्छा, एक बात बताओ, 73 पदक में से हमने हर एक खिलाड़ी को एक एक पदक दे दिया। सवाल समझने की कोशिश करना। 73 खिलाड़ी में से आपने हर खिलाड़ी को एक एक पदक दे दिया ना? बिल्कुल दे दिया। तो आपने हर एक खिलाड़ी को एक एक पदक दे दिया, तो अब आपके पास टोटल 15 पदक बचे हैं, क्योंकि आपने 73 में से हर खिलाड़ी को एक एक पदक दे दिया। उसमें जिसको एक पदक मिला उसको भी मिल गया, जिसको 2 पदक मिला उसको भी एक पदक मिल गया, जिसको 3 पदक मिले उसको भी एक पदक मिल गया। ठीक है, अब इन 15 पदकों में से ए वाले खिलाड़ी को आपको 3 पदक देने हैं। किस वाले खिलाड़ी को? ए वाले खिलाड़ी को। आपको यह बोला है कि 3 खिलाड़ी हैं जिनको तीनों खेलों के लिए पदक मिला है। मतलब यहां पर 3 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने टोटल 9 पदक लिए हैं। क्यों 9 पदक लिए हैं? हर खिलाड़ी को 3-3 पदक मिले हैं, है ना। तो 3 खिलाड़ी टोटल मिला के 9 पदक हो गए। अब इन 9 पदकों में से आप हर खिलाड़ी को पहले एक एक पदक दे चुके हो, मतलब इसमें से आप 6 पदक और कम कर दो। आपने ए वाले 3 खिलाड़ी को टोटल 9 पदक दे दिए, तो बचे आपके पास कुल 9 पदक। अब ये जो 9 पदक हैं वो आपको बी, सी और डी में ही बांटने हैं। बस इतनी सी बात है। तो इनको मिले टोटल 9 पदक, टोटल 9 खिलाड़ी हो गए। तो ये इस सवाल का जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। सवाल से ज्यादा आज की कहानी खत्म करते हैं। आपको पता है 6 से लेकर 12वीं तक आपको मैग्नेट ब्रेन सब कुछ मुफ्त में पढ़ाता है। जो भी आप पढ़ते हैं आपको मैग्नेट ब्रेन सारी चीजें मुफ्त में पढ़ाता है। इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, बस आपको जो लेक्चर पढ़ाया जा रहा है उसको लाइक करना है, शेयर करना है और सब्सक्राइब करना है। जल्द से जल्द इसे शेयर, लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए और उन्हें भी बोलिए कि वो भी पढ़े और आपकी तरह अच्छे बच्चे बने। मिलते हैं अगली कक्षा में, तब तक के लिए धन्यवाद।